चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का भी टॉपिक बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले हम अस्थमा पे बात करेंगे कि अस्थमा क्या है, अस्थमा से बचाव के तरीके क्या हैं, लक्षण क्या है, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, सब कुछ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अस्थमा है क्या? तो सभी लोग जानते हैं कि अस्थमा एक सांस की बीमारी है और ये सांस से संबंधित बीमारी होती है। मतलब आयुर्वेद में अस्थमा को तमक श्वास कहा जाता है। तमक श्वास यह वात और कफ दोष के विकृत होने से होता है। यानी वात और कफ दोष में बैलेंस विकृत हो जाता है, तब ये दोष होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो श्वास नलियां होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं और जिसके कारण छाती में भारीपन का अनुभव होता है और सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आती है। तो ये तो अस्थमा हो गया। अस्थमा के प्रकार कई हैं, इसको समझ ले। हम लोग समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर है लोगों को समझाने में, समझने में। तो अस्थमा, सबसे पहला अस्थमा कहते हैं पेरेनियल अस्थमा, नंबर एक। दूसरा सीजनल अस्थमा। नंबर तीन एलर्जिक अस्थमा। नंबर चार नॉन एलर्जिक अस्थमा। नंबर पांच ऑक्यूपेशनल अस्थमा। और नंबर छह एलर्जिक अस्थमा। ये 6 प्रकार के अस्थमा होते हैं। चलिए अब बारी बारी से चीजों को समझते हैं कि नॉन एलर्जिक अस्थमा क्या है। जैसे एलर्जिक अस्थमा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि कोई विशेष चीज के द्वारा एलर्जी हो जाती है। जैसे धूल मिट्टी के चलते संपर्क में आने से सांस फूलने लगती है, या मौसम में बदलाव के कारण भी ये अस्थमा या दमा हो सकता है। इसे एलर्जिक कहते हैं। अब समझते हैं कि नॉन एलर्जिक क्या है। नॉन एलर्जिक है कि जब हम बहुत अधिक तनाव में रहते हैं या बहुत सर्दी या खांसी जुकाम लगने पर यह होता है, इसे नॉन एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। सीजनल अस्थमा क्या है? सीजनल अस्थमा में क्या होता है, ये पूरे वर्ष ना होकर किसी विशेष मौसम में होता है या नमी के कारण होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल का मतलब ये हुआ कि जो लोग कल कारखानों में काम करते हैं उन लोगों को होता है। तो ये सब तो अस्थमा समझ गए। अब बात करते हैं कि अस्थमा के सिम्टम क्या हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिम्टम सबसे पहला कि बार बार खांसी आना, अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना, जैसे दौरा आ जाता है। उसके बाद सांस लेते समय सीटी की आवाज आना, छाती में जकड़न, भारीपन होना, सांस फूलना, ये समस्या हो जाती है, सांस फूल जाती है। उसके बाद खांसते वक्त कठिनाई का अनुभव होना और कफ न निकलना। गला जो है, जब बोलते हैं तो गला अवरुद्ध हो जाता है या सूख जाता है। बेचैनी होना और जो हमारी नाड़ी की गति है वो बढ़ जाती है। तो ये तो लक्षण हम लोगों ने समझा। अब दमा के मरीज या अस्थमा के मरीज को क्या क्या प्रिवेंट करना चाहिए, ये समझ लेते हैं। इस प्रकार के मरीज को बारिश और सर्दी से बचना चाहिए, जहां तक संभव हो धूल भरी जगहों से भी बचना चाहिए। बारिश के मौसम में नमी के बढ़ने से ये संक्रमण बढ़ने का संभावना ज्यादा होता है। उसके बाद इन्हें ज्यादा ठंडा और ज्यादा नमी वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए, ये सब परहेज है। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर निकलें। कोरोना में तो सबको आदत हो गया, लेकिन दमा वाले को मास्क लगाकर निकलना चाहिए। गर्मी के मौसम में धुंध में जाने से बचें,
सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें। जहां पे ताजा पेंट हो रहा हो, कीटनाशक का स्प्रे हो रहा हो, अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाली कॉइल का धुआं हो, वैसी जगहों से परहेज करना चाहिए। और खुशबूदार इत्र से जहां तक हो सके उससे भी बचना चाहिए। अगर अगल बगल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा आप अपने खान पान की जीवन शैली, आहार में बदलाव लाएं, और इसके चलते अगर हम खान पान, अपनी जीवन शैली को सही रखेंगे तो इसके प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसमें हम क्या खाएं। तो अब इसमें आप गेहूं का उपयोग कर सकते हैं, पुराना चावल का उपयोग कर सकते हैं, मूंग का उपयोग कर सकते हैं, कुल्थी, जौ, अनाज में ये हो गया। उसके बाद जब हम सब्जियों का सेवन करते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, जिसमें पालक हो जाए, गाजर का रस अस्थमा में काफी फायदेमंद होता है। आहार में अधिक से अधिक लहसुन का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, हल्दी और काली मिर्च को जरूर शामिल करें। और जहां तक हो, गुनगुने पानी का सेवन करें, गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी। और शहद का सेवन भी इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये सब हो गया। अब किस भोजन से बचना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। इन्हें मछली, गरिष्ठ भोजन, तला हुआ पदार्थ, ये सब नहीं खाना चाहिए। अधिक मीठा, ठंडा पानी, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अस्थमा के मरीजों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वाला जितना भी वस्तु है उसका सेवन कम से कम करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। दमा के लोगों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जितनी फैट वाली वस्तुएं हैं उसका सेवन कम से कम कराना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी से बचना होगा। अंडा, मछली, मांस इत्यादि सभी कुछ अस्थमा में हानिकारक है। तो ये सब हम लोग समझ गए। इसके अलावा जितना भी डब्बा बंद भोजन है जिसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है उससे दूर रहें। जहां तक संभव हो नियमित रूप से प्राणायाम करें, योगा करें, सूर्य नमस्कार अगर संभव हो तो करें। ये सारे उपाय हैं। अब कुछ घरेलू उपचार की बात करें तो घरेलू उपचार में लहसुन बहुत फायदेमंद है। अस्थमा का अगर आप सफल उपचार करना चाहते हैं तो लहसुन का इस्तेमाल करें। और लहसुन का इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें आप क्या करें, 30 मिलीलीटर दूध लें, उसमें लहसुन की 5 कलियां उबालें। 30 ml दूध, ज्यादा नहीं, 30 ml दूध में 5 लहसुन की कलियों को उबालें और इस मिश्रण को हर रोज सेवन करें। अस्थमा जड़ से समाप्त होगा। उसके बाद अंजीर एक फल होता है, उससे भी घरेलू उपचार है। अंजीर का जो सूखा फल होता है काफी गुणकारी होता है। तो करना क्या है कि सूखी हुई अंजीर को गर्म पानी में रात भर भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट इसे खा लें। ऐसा करने से हमारी जो श्वास नली में जितना बलगम होता है वो ढीला होकर बाहर निकल जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और घरेलू नुस्खा है अजवाइन। अजवाइन भी हम लोग दवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें क्या करना है कि अजवाइन को पानी में डालकर उबालें और जो उससे उठती हुई भाप है, अजवाइन के पानी को जब हम गर्म करेंगे जो उसकी भाप आएगी उसके भाप को इनहेल करना है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये था हमारा देसी नुस्खा। अब आइए हमारे पास क्या है मोदी केयर में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास
मोदी केयर में अब आपके सामने है। हाँ, तो हमारे पास है अस्थमा के लिए, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि गार्लिक पल्स का सेवन कर, गार्लिक दूध में उबाल कर पीना है। जो लोग नहीं पी सकते हैं, बहुत लोग को कड़वा लगता है, तो वैसे लोगों के लिए हमारे पास है गार्लिक पर्ल। अब इसका सेवन एक सुबह और एक शाम करें, बहुत बेहतर है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है तुलसी का टैबलेट। और आपको ये पता होगा कि हमारे पास जो तुलसी का टैबलेट है, ये 150 पत्तियों का रस एक टैबलेट में, 150 तुलसी की पत्तियों का रस एक टैबलेट में मिला हुआ है। तो समझ लीजिए हम लोग को कुछ होता है तो 4-5 पत्तियां खाते हैं, यहाँ एक टैबलेट में हमें 150 पत्ती मिल रहा है। इसे भी दोनों टाइम लेना है खाना खाने के बाद। और तीसरा हमारे पास है टर्मरिक, टर्मरिक का टैबलेट। और ये टर्मरिक का टैबलेट भी लाजवाब है हमारे पास। इसमें जो आप लोग जड़ देखते होंगे अदरक की या हल्दी की, जो ये गांठ होती है, एक टैबलेट में लगभग 15 से 20 जड़ का रस से बनाया जाता है एक टैबलेट। और इस टैबलेट को भी एक सुबह और एक शाम लेना है। इसके अलावा अभी हमने कुछ देर पहले मधु का भी जिक्र किया था, अदरक का भी जिक्र किया था। तो सौभाग्य से हमारे पास हनी विद जिंजर है। इसका 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन गर्म पानी में इस्तेमाल करें। ये हो गया 4 प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास है जिनसिंग। जिनसिंग का सेवन दोनों समय खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है। और कार्डियो एक्टिव का भी इस्तेमाल दोनों टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है। आप यहाँ पे कार्डियो एक्टिव को गार्लिक के साथ भी ले सकते हैं तो ज्यादा फायदा करेगा। तो ये था अस्थमा के पर डिटेल जानकारी। अगर इससे संबंधित अगर आपके पास कोई है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछें अस्थमा से संबंधित। सर आप बोले इसमें कि पुराना चावल खाना है, तो सर नया चावल से कोई प्रॉब्लम है सर, परहेज हाँ, करना है नया इसमें? चावल से वो जो है अस्थमा बढ़ जाता है, जिनको अस्थमा है वो बढ़ जाएगा। और नया चावल खाने ओके, में भी अच्छा नहीं रहता, उसका चावल बनाएंगे तो गीला गीला हो गीला हो जाता है, जाएगा। तो यस उसे सर। पचना भी है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो जहां तक हमारी जानकारी थी हमने देने का प्रयास किया, अस्थमा की जो जानकारी थी, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी चर्चा करी हमने, और जो हमारे पास घरेलू तरीके हैं उस पर भी चर्चा करी। उम्मीद है ये इसका आप लाभ लेंगे, और इस लाभ को अपने तक सीमित नहीं रखें, अपने जानने वालों तक इसे पहुंचाएं। तो अगर दूसरे का भला होगा तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा आज मैम के द्वारा बोला गया कि अस्थमा पर ही डिटेल बताया जाए, तो बहुत सारा है टॉपिक, तो हमने 2-3 चुना था, लेकिन आज अस्थमा ही रहने देते हैं, 1 बाई 1 ही ज्यादा बेहतर है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का। चलिए कल फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।